नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की खबरों की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो अखबारों की बनी है सुर्खियां। तो जानिए क्या है आज दिन भर चर्चा में रहने वाली प्रमुख खबरें। सुर्खियां में आज जो प्रमुख खबरें होंगी उसमें 4 बेहद अहम खबरें हैं। एक, पंचायत के जो त्रिस्तरीय चुनाव हैं उसमें बीजेपी का गठबंधन बिखर रहा है, यानी कि बीजेपी का कोई भी सहयोगी इस पंचायत चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एनडीए नहीं रहेगा, हम आज ये समझेंगे। इसके पीछे की वजह ये भी बताएंगे। इसके अलावा जो आंदोलन कर रहे जो विद्युत कर्मी हैं, उन विद्युत कर्मियों को अगर उन्होंने बिजली काटी तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। हालांकि संविदा कर्मियों ने कहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, ये डिटेल में समझेंगे। बेसिक शिक्षा में शिक्षक जो है अपने जिले में स्थानांतरण करा सकेंगे, या आपके सरोकार की खबरें हो सकती हैं। और आखिर में लखनऊ में एक ऐसा मामला जो लगता है किसी जंगल का मामला हो। जी हां, एक एसआई को दिन में ही तीर और धनुष से मारा गया और तीर उसके सीने में जाकर चुभा है, घायल है। तो सुर्खियों में आज प्रमुख तौर पर ये 4 खबरें आपके लिए। जी हां, तो क्या एनडीए का कुनबा बिखर सकता है? हम उत्तर प्रदेश में ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं और अनुप्रिया पटेल ने ऐलान कर दिया है प्रयागराज में कि उनकी पार्टी ये चुनाव अकेले लड़ेगी। जो सबसे विश्वस्त सहयोगी बीजेपी की है, बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर इस गठबंधन में है। ऐसे में खुला ऐलान अनुप्रिया पटेल का कि वो पंचायत चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ने जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। उनके ऐलान के बाद अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी कह दिया है कि वो भी चुनाव में अकेले लड़ेंगे। पिछले पंचायत चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जब पूर्वांचल में इसी चुनाव में त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है इसमें जब अकेले लड़ी थी तो उसने बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। और बीजेपी के जो तीसरे विश्वस्त सहयोगी हैं संजय निषाद पार्टी के, एक तरीके से उस पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अब इस त्रिस्तरीय चुनाव को अकेले लड़ेगी। तो क्या एनडीए का कुनबा बिखर रहा है? 2027 के चुनाव में क्या ये बिखरा हुआ एनडीए का कुनबा जाएगा? दरअसल बात यह है कि पंचायत चुनाव में सभी पार्टियां अपनी ताकत को आंकना चाहती हैं। दरअसल सभी पार्टियों की कोशिश ये है कि पंचायत चुनाव के जरिए अपनी ताकत को आजमाया जाए, अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ाया जाए, ताकि उनके कार्यकर्ताओं के भीतर का की जो एक महत्वाकांक्षा है या फिर किसी भी तरीके का आक्रोश है वो निकल सके। बेशक जब बीजेपी के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ना होगा और विपक्ष के भी खिलाफ लड़ना होगा तो उन्हें बीजेपी के खिलाफ बोलना भी होगा। यानी कि इस चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं सहयोगी दल जो बीजेपी के हैं, जो एनडीए की पार्टियां हैं, वो अपने गढ़ में अपने को मजबूत करना चाहती हैं और बीजेपी से दो हाथ करके जमीनी स्तर पर देखना चाहती हैं कि वो कितनी मजबूत है। और इसी आधार पर 2027 के चुनाव में जब जाएंगी तो उनका ये बार्गेनिंग टूल होगा। अगर पंचायत चुनाव में इन पार्टियों ने बीजेपी के सामने अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो फिर इस आधार पर अगर गठबंधन में वो जाती हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर वो अपने लिए ज्यादा शेयर डिमांड करेंगी। लेकिन ये चुनाव इसलिए भी अहम होगा क्योंकि इस चुनाव में एक माइटी बीजेपी, एक ऐसी बीजेपी जिसने कि पिछले जो ये पंचायत चुनाव में एक तरीके से अपना परचम लहराया था और सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीती थी, लगभग 80% से ज्यादा, उसको चुनौती देने जैसा है। इनके कार्यकर्ता अब जगह जगह बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम या एक बुरा परिणाम इस गठबंधन का यह भी हो सकता है कि इस चुनाव के नतीजों के बाद बहुत सारे नेता
बीजेपी से नाराज भी हो सकते हैं गठबंधन के, और क्या 27 में वो चुनाव में लड़ने के बाद या हारने जीतने के बाद क्या वो बीजेपी और इस गठबंधन के साथ खड़े होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों ने अब धीरे धीरे ये साफ कर दिया है कि वो ये पंचायत का जो चुनाव है वो अकेले लड़ेंगी। तो क्या ये बीजेपी के लिए सरदर्द है? नहीं, क्योंकि यही बात बीजेपी पर भी लागू होती है। वो भी अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी इस चुनाव में झोंकने की तैयारी में होगी। तो चाहेगी कि उसके भी ज्यादा से ज्यादा जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो ये पंचायत का चुनाव लड़ें और जीतें। तो दोनों हाथों में लड्डू जैसी बात नहीं है। बीजेपी को भी इस चुनाव के बाद एक बार फिर से अपने कुनबे को रीग्रुप करने की कोशिश करनी होगी। तो बेहद अहम है ये चुनाव। हम आपको बता दें कि अगर पिछले चुनाव का अगर आप नतीजा देखें आखिर में, तो वो हम बता सकते हैं कि 80 में से लगभग 67 जिलों में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सपा सिर्फ 5 जगहों पर है। आरएलडी राजा भैया की पार्टी के एक पंचायत के जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। भाजपा ने 885 में से 25 में से 735 क्षेत्र में पंचायतों में चुनाव लड़कर 668 सीटों पर ये जीत दर्ज की है। और सपा ने सभी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शतक लगाने का दावा किया है। हालांकि ये सपा का दावा है। भाजपा के जो सहयोगी दल हैं और निर्दलीयों ने भी 70 से अधिक सीटें जीती थी। और ये माना जाता है कि 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए से इसमें से भाजपा के 334 प्रत्याशी निर्विरोध थे। तो एक सत्ता का जो फायदा मिलता है वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यह आज की सबसे बड़ी सुबह की सुर्खियां हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। तो आज की अन्य प्रमुख खबरों में जो सबसे अहम 2-3 खबरें हैं उसे अखबारों ने भी अपने यहाँ बड़ी तवज्जो दी है। अगर आप देखेंगे तो चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, ये जो अखबार हैं, इन अखबारों ने 2 खबरों को बहुत प्रमुखता दी है। जिसमें एक है कि अगर आंदोलन कर रहे बिजली के कर्मचारी हैं और उन्होंने अगर कोई ऐसी कार्रवाई की जिससे बिजली को नुकसान पहुंचा, बिजली के जो पावर ग्रिड हैं, जो सब स्टेशन है, स्टेशन अगर उन्हें नुकसान पहुंचा और उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की, तो बिना जांच के ही उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। ये सरकार ने लगभग साफ कर दिया है कि आंदोलन करने वाले बिजली कर्मी बिना जांच के बर्खास्त किए जाएंगे। और ये सभी अखबारों ने इसे अपने यहाँ प्रमुखता से इस खबर को छापा है। अगर हम आपको बताएं तो 29 मई से राज्य में बिजली के निजीकरण के खिलाफ जो विद्युत कर्मी हैं वो बड़ी तादाद में अब हड़ताल और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले हैं। और सरकार ने लगभग साफ कर दिया है कि अगर इससे किसी भी तरह की बाधा पहुंची तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहें। आपको बता दें कि सरकार ने सेवा नियमावली में भी बदलाव किया है। दरअसल इसके लिए एक हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको आधार बनाया गया है। और हाईकोर्ट ने ये कहा था, दरअसल हाईकोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी भी हड़ताल की स्थिति में आधारभूत ढांचा प्रभावित करने, विद्युत संयंत्र को क्षति पहुंचाने और अन्य कर्मियों को इसके लिए प्रेरित करने की कोई स्थिति बनती है तो इसके खिलाफ जो संबंधित प्राधिकरण है वो कड़ा फैसला ले सकता है। और उसी को आधार बनाकर अब सरकार ने कहा है कि अगर बिजली कर्मी बिना जांच किए इसलिए भी बर्खास्त किए जाएंगे क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी तरह का सैबोटाज करने की बिजली को कोशिश की। तो बहुत समय से जो बिजली कर्मी हैं वो आंदोलनरत हैं और 29 मई से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में जो निजीकरण की कोशिश चल रही है, प्रदेश में निजीकरण की जो तैयारी चल रही है, निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ अब वो लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक चेतावनी भी है। लेकिन जो संविदा पर कर्मचारी हैं जो बड़ी तादाद में हैं, उनकी सरकार से वार्ता हुई है और कहीं ना कहीं वो फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर के तौर पर है। और अगर हम दूसरी खबर को देखें तो अब जिनसे कि बहुत सारे लोग प्रभावित भी हैं वो है बेसिक शिक्षा के जो स्कूल हैं उसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया में सरकार ने बदलाव कर दिया है। और अब जो एक समय सीमा थी उस समय सीमा को सरकार ने हटा दिया है और
लंबे समय से अगर कोई जो इंतजार कर रहे थे अपने स्थानांतरण के लिए, वो अब अपने जिले में भी ट्रांसफर ले सकेंगे। ऐसा अखबारों ने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है। तो जो इसके लिए नियम जो बनाए गए हैं वो ये हैं कि हर शिक्षक को अगर वो ट्रांसफर चाहता है, कहीं भी चाहता हो, अपने जिले से बाहर, तो उसको 10 स्कूलों को वरीयता के आधार पर अपने ऑप्शन देने होंगे। और अगर उस स्कूल में जगह खाली होगी, यानी कि अगर स्कूल में जगह खाली होगी जिसमें कि सीट्स अगर वैकेंट होंगे, तब उन्हें वो सीट मिल सकती है, उन्हें वो सीट दी जा सकती है। इसमें देखा जाए तो एक तबादला समिति होगी जो कि हर जिले में शिक्षकों के ट्रांसफर पर निर्णय लेगी, और ये एक बड़ा कदम है। पहले एक समय सीमा थी कि आपको इतना समय सीमा के बाद ही आपका ट्रांसफर किसी भी जिले में आपका मनचाहा ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन अब सरकार के इस फैसले ने कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से लोगों को राहत दी है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि बेसिक स्कूलों में शिक्षक और छात्र का अनुपात को जो संतुलित किया जा सकेगा। स्वैच्छिक जो स्थानांतरण है इसे लेकर के बाकायदा जो सरकार की तरफ से जीओ है, अधिसूचना है, ये जारी कर दिया गया है, और ये सब बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होगा, ये बिल्कुल अब साफ कर दिया गया है। तो अब ये ऐसी खबर है जिसे जो शिक्षक हैं वो कम से कम उनके लिए राहत वाली खबर है। और अब एक डिस्टर्बिंग खबर आपको बताएं कि सीबीआई दफ्तर में एक एएसआई तैनात था और एक अचानक से एक तीर आता है और उसके सीने में धंस जाता है। वो घायल हो जाता है और उसे लेकर अस्पताल पहुंचाया जाता है घायल अवस्था में। लेकिन बड़ा सवाल, चौंकने वाली बात यह कि लखनऊ जैसे शहर में आखिर तीर से कैसे हमला हो सकता है, और ये तीर से हमला आखिर हुआ क्यों है। तो आपको बताएं कि हजरतगंज में, एकदम शहर के बीचों बीच, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी है, वहां जो सीबीआई का दफ्तर है, वहां पर जो सुरक्षा में तैनात थे एएसआई वीरेंद्र सिंह, उनको एक तीर आकर लगता है, और तीर जो मारने वाला है उसका नाम, वो बिहार का रहने वाला मुंगेर का निवासी दिनेश मुर्मी, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स से आते हैं, और अमूमन उनकी सुरक्षा के पास के लिए ये तीर कमान होती है, लेकिन उनके इलाकों में होती है। लेकिन लखनऊ शहर में तीर कमान से हमला करना, ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाली सी बात है। जब जो बात इसमें निकल करके आ रही है वो ये कि ये जो शख्स है, ये दिनेश मुर्मू, ये कुछ झोला लेकर के पहुंचा था सीबीआई के गेट पर, और वहां पर एएसआई ने उसे जो सुरक्षा में नियुक्त है उसने अंदर जाने नहीं दिया। तो वो शख्स बाहर आया और गेट के बाहर बैठ गया। उससे कई बार पूछताछ भी की गई कि भाई आखिर क्या काम है, तुम क्यों अंदर जाना चाहते हो, तो उसने कुछ नहीं बोला, और अचानक से उसने अपने झोले से तीर कमान निकाला और फिर चला दी, जिससे उस एएसआई के सीने में जाकर के वो तीर धंसा है। हालांकि उनका इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन ये उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने तीर चलाया है, लेकिन ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर उसने तीर क्यों चलाया। खैर, पूछताछ में कुछ बातें सामने आएंगी, लेकिन ये अपने आप में एक तरीके से पहला हमला है जो तीर कमान के साथ किसी पुलिस पर लखनऊ में किया गया है। यूं तो और भी खबरें हैं, लेकिन आज सुर्खियों में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।